हमने क्या बताया था ग्रुप के बारे में, ठीक है, क्लियर। फिर से हम उसके जो शेष हमारे ग्रुप हैं, शेष ग्रुप को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में हमने क्या बताया आपको, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, उसके बाद क्या आता है रिपोर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद से स्टॉक समरी, स्टॉक समरी, उसके बाद से रेडियो एनालिसिस, रेडियो एनालिसिस। हमने कहां तक ग्रुप में बताया था, फिक्स एसेट तक बताया था, ठीक है। उसके बाद से हम आ जाते हैं, हमारी जो प्राइमरी ग्रुप होती है वह होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स। अगर हम किसी भी प्रकार का कहीं भी लंबे स्तर पे निवेश करते हैं, ठीक ना, समझ में आया बेटा। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने पैसे को क्या करना, निवेश करना, यानी लगाना। बता रहे हैं, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। ऐसे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। जब भी लेजर हम क्रिएट करेंगे तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के तहत रखेंगे, वह हमारी क्या है, एसेट है, पूंजी है। उसके बाद से हम चलते हैं करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, जैसे हमारी करंट एसेट है, हमने कल के वीडियो में आपने को बताया करंट एसेट कि हमारी कौन कौन सी क्या है, करंट एसेट है, संपत्ति है, उसके बारे में हमने बताया। अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटी हमारी क्या बेटा, हमारी दायित्व क्या है, क्लियर। जिस प्रकार से करंट एसेट है उसी प्रकार से हमारी करंट लायबिलिटीज है, उसको उस जिम्मेदारी को हमें निभाना पड़ेगा। जिसमें यह हमारी प्राइमरी ग्रुप हो गई, इसका जो सब ग्रुप होगा वह होता है, सबसे पहला होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है बेटा। ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या है, हम व्यापार करते हैं बेटा, व्यापार करने जब हम करते हैं तो सरकार का, गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, टैक्स होता है। उस टैक्स को हमें देना पड़ता है। वह टैक्स क्या होता है, वही हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अब कहो टैक्स कैसे देना होता है, बात आती है ना। टैक्स क्यों देना होता है, तो कोई भी सामान जब हम परचेज करते हैं तो उस पे गवर्नमेंट का टैक्स लगा होता है, जैसे जीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। जीएसटी वो होता है अगर हम अपने स्टेट में ही अगर हम परचेज, ठीक है, अगर हम परचेज जो करते हैं अगर अपने ही स्टेट के किसी फर्म से या किसी कंपनी से करते हैं तो वहां पे हम क्या देते हैं, जीएसटी देते हैं। अगर हम अनदर स्टेट से, जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, अगर दिल्ली से परचेज कर रहे हैं, पंजाब से परचेज कर रहे हैं, अनदर अपने स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से हम परचेज करते हैं तो वहां पे हमको जीएसटी भी देना पड़ता है और एसजीएसटी भी देना पड़ता है, ठीक है।
तो जब हम सामान को परचेज करते हैं तो हमने तो जो फर्म से हमने परचेज किया उसको तो हमने टैक्स दे दिया ना, पेमेंट कर दिया अपने बिल के साथ, ठीक है बेटा। अब उसके बाद से हम उस सामान को क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल किसको करते हैं, हम बेचते हैं उसको। अगर हम 100 रुपए के सामान को, अगर 100 रुपए 100 रुपीज के सामान को अगर हम परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट का अगर रूल्स है कि 100 रुपीज की सामान पे अगर हम 5% जीएसटी अगर यहाँ पे हम दिए हुए हैं 5%, तो कितना हो जाएगा 105 रुपए हुआ, तो हमने तो पेड कर दिया जीएसटी के साथ। तो व्यापारी लोग क्या हल्ला करते हैं कि हम तो ऑलरेडी जीएसटी दे चुके हैं तो हम क्यों दें, होता है ना। अब यहाँ पे होता है कि हम उस सामान को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर हम 100 रुपए के सामान को बेटा, अगर हम 100 रुपए के सामान को ला करके 100 रुपीज में ही बेचते हैं, क्या करते हैं 100 रुपीज में ही बेचते हैं, तो उस पर जो टैक्स बनता है कितना बनता है, कितना बनेगा 5% लेंगे, ठीक है। जो जीएसटी होता है वो हमारा 5% हो गया, यानी 105 रुपया। क्या ऐसा होता है कि 100 रुपीज की सामान को हम परचेज करके लेके आते हैं तो 100 रुपीज में ही बेच देते हैं? हम बेचते किसको हैं, किसको बेचते हैं बेटा, या सामान हम किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं ना, किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं। जब कंज्यूमर को हम 100 रुपीज के सामान ला करके 100 रुपीज में बेचते हैं तो कंज्यूमर हमको 5% वो भी देता है, 6% तो लेंगे नहीं लेंगे, तो 5% हम देते हैं, तो 105 रुपया हुआ। वहां पे कंज्यूमर जो 5 रुपया देता है वो आपको, जो 5 रुपया ने इसको पेड किया है वो आपको क्या होता है, मिल जाता है, यानी सरकार को टैक्स क्या होती है, पहुंच जाती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। अब हम अगर 100 रुपए के सामान को ला के 100 रुपए में बेच रहे हैं, तब नया कंडीशन बनता है कि हम सरकार को टैक्स न दें, हमने दे दिया है, ठीक है। अब यह देखो कि अगर 100 रुपए के सामान को अगर हम प्रॉफिट लेकर के कितने बेचते हैं, 10 रुपए प्रॉफिट लेके बेचते हैं, तो सामान की कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए, ठीक है बेटा। अब 110 रुपए तुम्हारी सेल हो गई, ठीक है, नॉन टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब उसमें 5% हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 रुपए का 5% कितना होगा, यानी 100 रुपए का तो 5% हो गया आपका 5 रुपया, और 10 रुपए का 5% कितना होगा, कितना होगा 0.5 होगा ना, ठीक है, जितना भी हो। और यही जो डिफरेंस होता है बेटा, इसमें जो भी हम देते हैं, जो भी डिफरेंस हमारा होता है, मान चलो 0.5% का हमारा डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ ना, इसी डिफरेंस को गवर्नमेंट को हमें क्या करना होता है, पेड करना होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 रुपया पेड कर दिया, हमने इसमें प्रॉफिट लेकर के बेचा, तो हमने तो पेड कर दिया है, कंज्यूमर से 5 रुपया ले लिया, लेकिन जो डिफरेंस हुआ इसका, उसी डिफरेंस को गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पेड करना होता है। और वही व्यापारी लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, चोरी करते हैं। जब आयकर विभाग इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तब लोग क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, ठीक है। तो व्यापारियों का, ठीक है बेटा, ट्रेडिंग का यह आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट को क्या करें, पेड करें। तो यह हमारी करंट लायबिलिटी जो है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारी सब ग्रुप हो गया, ठीक है बेटा। तो इसकी जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, जिस प्रकार से हम सारी चीज का लेजर क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से ड्यूटीज एंड टैक्सेस का भी लेजर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब ड्यूटीज एंड टैक्सेस का चैप्टर आएगा तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे किस तरह से कैलकुलेशन होता है। उसके बाद से आपका आता है सेंड्री क्रेडिटर्स।
सिंडिकेटर्स क्या होता है बेटा? जिससे हम माल खरीदते हैं, जिससे हम माल बेचते हैं, वह तो मेरा सिंडिकेटर्स होगा। अब हो जाता है सिंडिकेटर्स होता है कि हम भी माल कहीं से खरीद करके लाते हैं, ठीक है। तो जब हम माल खरीद के लाते हैं तो उसके पैसे को देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जब हम माल खरीद के लेके आते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, जब माल खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं? लेजर क्रिएट करते हैं। सपोज करो कि श्वेता एंटरप्राइजेस से हमने माल खरीद के लेके आया, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सिंडिकेटर्स के तहत रखेंगे। अब हम सिंडिकेटर्स, अब श्वेता एंटरप्राइजेस को कितना हमें पैसा देना है, ठीक है, कितना हमें पैसा देना है। अब हम कहां चलते हैं? इसमें एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले, रिपोर्ट में आता है डिस्प्ले आता है। तो अब हमें क्या देखना है? श्वेता के लेजर को देखना है ना, ठीक है बेटा। तो डिस्प्ले में हम आएंगे, डिस्प्ले के बाद से हम आ जाएंगे कहां? अकाउंट में। अकाउंट का आएगा ऑप्शन। अकाउंट को जब ओपन करेंगे तब उसमें हमारा श्वेता इंटरप्राइजेस का ऑप्शन आएगा। उसको हम खोल करके देख लेंगे कि श्वेता इंटरप्राइजेस को हमें कितना पेड करना है, हमने कितने का सामान लाया और कितने का हमने पेड किया है, और कितना हमें क्या करना है? पेड करना है, ठीक है। जब बैलेंस शीट हम खोलेंगे तो उसमें दिखाएगा करेंट लायबिलिटी, ठीक है बेटा। करेंट लायबिलिटी को जब ओपन करेंगे तो सिंडिकेटर्स को जब ओपन करेंगे तब दिखाएगा कि हमें कौन कौन सी पार्टी को कितना पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका रिलियंस। यह भी एक प्रकार का हम लोगों का क्या है? लायबिलिटीज है, ठीक है। यह भी हम लोगों का एक प्रकार की लायबिलिटी है। इसको हम आप लोगों को क्लियर बाद में बता देंगे कि यह है क्या चीज, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारी जो ग्रुप आता है, ठीक है बेटा, कल के चैप्टर में हम इसको क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। अब हमारी जो आती है प्राइमरी ग्रुप में हमारी आती है, ये हमारी सेकेंडरी ग्रुप हो गई, करेंट लायबिलिटी हमारी प्राइमरी ग्रुप हो गई, ठीक है बेटा। अब हमारी प्राइमरी ग्रुप में आता है लोन, ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे कि हमने क्या कहते हैं कि करेंट एसेट में भी लोन का ऑप्शन लिया था, लोन एंड एडवांस का ऑप्शन लिया था ना। तो वो लोन एंड एडवांस कहां किस कंडीशन में काम करता है बेटा? वह लोन एंड एडवांस उस कंडीशन में काम करता है बेटा अरुण, उस कंडीशन में काम करता है जो हमारी करेंट एसेट्स है, ठीक है। कि जैसे अपने हम किसी रिलेटिव से ले लिए, फादर से ले लिए या अपने ब्रदर से ले लिए, ठीक है, पैसे को ले लिए, तो उस पैसे को हमारी क्या है? एसेट है। हम केवल दिखाते हैं कि हमने इतने से पैसा लिया है। जब भी हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें बिजनेस में गेन होता है तो उनको बिना शर्त का पैसा मिला जाता है। तो बिना शर्त जब हमारे पास पूंजी हो जाती है, पैसे हो जाते हैं एक्स्ट्रा, तो हम उस पैसे को उनको क्या कर देते हैं? दे देते हैं। हमारे ऊपर कोई सी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता। तो उस प्रकार के पैसे को हम करेंट एसेट के तहत लोन एंड एडवांस में हम रखते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लोन, उसको लायबिलिटी है। सपोज करिए जैसे लोन जो है लायबिलिटी हमारी है। जैसे बैंक से हमने सीसीएल लिया, बैंक से हमने क्या लिया? सीसीएल क्या होता है बेटा? सीसीएल वह होता है
कैश क्रेडिट लिमिट होता है, यानी बैंक आपके बिजनेस पे, ट्रेडिंग पे, बिहेव पे, आपके विश्वास पे बैंक जो होती है एक आपको लिमिट दे देती है कि आप हमारे बैंक से सपोज करो कि 2,50,000 रुपया हमारे बैंक से आप कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें शर्त यह होता है कि जब तक हम पैसा, जितना पैसा 2.5 लाख रुपया बैंक ने हमें सैंक्शन कर दिया, तो उस 2.5 लाख में से अगर हम 50,000 रुपया निकालते हैं और 5 दिन बाद उसको हम जमा कर देते हैं, तो बैंक केवल हमसे 5 दिन का ही इंटरेस्ट हमसे लेती है। उसी को सीसीएल कहते हैं बेटा, कैश क्रेडिट लिमिट। आपके बिजनेस के बिहार के ऊपर क्या करती है? बैंक आपको पैसा देती है। जमा कर दिया, फिर से आपको जरूरत है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी आपको जरूरत है, अगर 2.5 लाख रुपया निकालने की, तो 2.5 लाख रुपया निकाल लेंगे। बैंक कभी आपसे नहीं पूछेगी कहाँ पैसा निकाल रहे हैं। क्यों पूछेगी भाई? क्योंकि व्यापार आपने किया है। तो 2.5 लाख रुपया निकाल लिए, मान चलिए कि 1 ही महीने के लिए आपने यूज किया और 1 महीने में आपने उस पैसे को जमा कर दिया, 30 दिन में जमा कर दिया, 29 दिन में जमा कर दिया। तो अगर हम 29 दिन में जमा करते हैं, 29 दिन में जमा करते हैं बेटा, ठीक है, तब केवल बैंक 29 दिन का ही ब्याज लेती है। इसमें जितना भी फिक्स जो इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ करके 29 दिन का ही ब्याज लेगी, 30 दिन का ब्याज आपसे नहीं लेगी। तो यह हमारी लोन एंड एडवांस है। जब भी हम बैंक से पैसा, लोन है लायबिलिटी है, यानी बैंक से अगर हम पैसा लिए हैं तो यह हमको हमारी दायित्व है कि उस पैसे को हम बैंक को क्या करें? पेड करें। ठीक है। उसके बाद से इसमें आ जाता है आपका ओवरड्राफ्ट आता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट यह भी एक प्रकार का आपका लोन है जो बैंक आपके व्यवसाय को करने के लिए पैसा देती है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं सिक्योर्ड लोन। क्या सा? सिक्योर्ड लोन। बेटा सिक्योर्ड लोन किसको कहते हैं? लोन तो बैंक ने दे दिया, ठीक है, एक सिक्योर्ड लोन होता है, या सीसीएल हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। सिक्योर्ड लोन वह होता है जो हम बैंक से ही लोन लेते हैं। ठीक है बेटा, बैंक से ही क्या करते हैं? लोन लेते हैं। बट वह वहां पे बैंक कहती है कि अगर हम आपको 2.5 लाख रुपया देंगे तो हमें 2.5 लाख रुपए का आपकी हमें सिक्योरिटी चाहिए। उस सिक्योरिटी में आपके जो भी बैनामा वाले पेपर होते हैं, जमीन के कागज, जो भी रजिस्टर्ड जमीन का कागज होता है वह लेती है। आप अगर कहीं पैसा जमा किए हैं, फिक्स किए हैं, तो उसका पेपर लेती है। ठीक है। और पैसा लेने के, वह सिक्योरिटी ले लेने के बाद बैंक आपको उतना पैसा क्या करती है? ओके। और उसमें वह ब्याज लेती है। ऐसा नहीं है जैसे सीसीएल में है, सीसीएल में आप जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, निकासी कर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। जब भी हम सिक्योर्ड लोन लेंगे बैंक से, तो वह बैंक हमें हर महीने की किस्त बांध दे देता है। उस हर महीने में उस निश्चित रूप में हमें किस्त देना पड़ता। ठीक है बेटा, हमें क्या देना पड़ता है? वह पैसा हमें देना पड़ता है। ठीक है, सुन में आया? अब हम चलते हैं कहां पे? अनसिक्योर्ड लोन। कौन सा? सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन किसको कहते हैं बेटे? सिक्योर्ड लोन तो हो गया, हाँ गुड बेटा, यानी बैंक को छोड़ करके हम किसी भी प्रकार के पैसे अगर हम मार्केट से उठाते हैं, किसी बंदे से उठाते हैं, तो वह हमारा अनसिक्योर्ड लोन हो गया। यानी इसमें हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ना हम देते हैं ना लोग लेते हैं।
बट यह अनसिक्योर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, ठीक ना, तो वह कभी भी हमसे उस पैसे को क्या कर सकता है बेटा? मांग सकता है, ठीक है। लेकिन बैंक से लेंगे तो वो मांगेगा? वो कब मांगेगा? नहीं, वह कब मांग जबरदस्ती आपसे कि उसने आपका किस्त बना दिया, किस्त भी नहीं भर रहे हैं, बैंक से जाकर मिल भी नहीं रहे हैं कि भाई सर जी हमारी यह प्रॉब्लम है, हम अभी दे नहीं पाएंगे, अगले महीने में देंगे। आप लेते गए, उसके बाद से आपने पैसा नहीं जमा किया, तब बैंक आपके ऊपर कहती है कि नहीं भैया अब हमारा पैसा क्या करिए, वापस करिए। और आपको मोहलत देती है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको क्या देती है? मोहलत देती है, उस पैसे को आप उसको जमा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन मांगने वाले की कब मांग देगा, इसकी आपकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात क्या, वह अपने इंटरेस्ट को कब बढ़ा देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर व्यापार में हम इस प्रकार के लोन लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो उसको हम लेजर बना करके अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप के तहत उसको हम क्या करते हैं? दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं कहां पे? हमारी प्राइमरी ग्रुप हो गई बेटा। तो जब भी हम रिपोर्ट देखेंगे बेटा, रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे आ जाएगा कि लायबिलिटी, लोन एंड लायबिलिटी आ जाएगा। लोन एंड लायबिलिटी में हम खोल कर देख लेंगे कि किस बैंक को कितना पैसा देना है, ठीक है। ग्रुप वाइज अगर मार्केट से भी पैसा उठाए हैं तभी यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब आता है ब्रांच एंड डिवीजन। प्राइमरी ग्रुप में आता है ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन वह होता है कि हमारी यह शाखा है, मेन शाखा है, अगर हम इसकी उप शाखा कहीं पर खोल देते हैं तो हमारे ब्रांच के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ब्रांच कहते हैं ना, वहां के ब्रांच में हमारा इतने लोग हैं, यह काम होता है, वहां के ब्रांच में हमारे इतने, यानी जो हमारी उप शाखा खुलेगी वह हमारी प्राइमरी ग्रुप होगी। जब भी हम बैलेंस शीट खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का खोलेंगे, तो वह तुरंत उसमें दिखा देगा कि ब्रांच एंड डिवीजन से कितना हमें फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ब्रांच एंड डिवीजन हमारी क्या हो गई? प्राइमरी ग्रुप, ठीक है बेटा। अब चलते हैं उसके बाद से सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है बेटा। जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर हम बनाएंगे किसका? सेल का। हमें सेल करना है ना, यह तो ग्रुप आपका हो गया। सेल का लेजर क्रिएट करेंगे और अंडर में हम किसको रखेंगे? सेल्स अकाउंट के तहत रखेंगे। अगर सेल्स का लेजर हम नहीं बनाते हैं तो वह सेल नहीं होगा। अब यहां पर क्यों दिया है सेल्स अकाउंट प्राइमरी ग्रुप में बेटा? सामान का सेल करते हैं ना, तो क्यों इसको बना दिया? इसको शाखा बनाने के लिए दिया है ना, यानी ब्रांच हमारी हो गई। इसमें हम एक्स्ट्रा ग्रुप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। क्यों दिया है? हम तो सामान नगद में बेचते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको चर्चा किया कि टैक्स होता है ना, लायबिलिटी हमारी, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सेल इनवॉइस होता है और एक आप देखे होंगे टैक्स इनवॉइस होता है। देखें आप लोग बिल कभी बेटा देखे हो? कभी देखे हो ना? तो जब टैक्स इनवॉइस, अगर कोई व्यापारी हमें टैक्स पेपर मांगता है, सेल इनवॉइस मांगता है टैक्स का, तब हम दूसरा लेजर बनाते हैं टैक्स इनवॉइस का, उसको सेल्स अकाउंट के तहत रखते हैं। उसमें जो बिक्री होती है तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो खुलता है तो उसमें दिखाई दे देता है कि हमने कितना सेल्स में बेचा है, कितना हमने सामान को टैक्स इनवॉइस का पेपर हमने दिया है। उस टैक्स इनवॉइस के पेपर को हमें जो आईटीआर हम दाखिल करते हैं, R1 R2 दाखिल करते हैं, आईटीआर दाखिल करते हैं, तो उसमें हम दिखाते हैं आयकर विभाग को कि देखिए भैया
हमने इतने व्यापारियों को सामान क्या किया है, सेल किया है। तो आयकर विभाग उसको सबमिट करता है, हम सबमिट करते हैं तो तुरंत वह उस व्यापारी के पास नोटिस जाता है कि आपने सामान को खरीदा है लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया है। और यह जो सेल्स होता है इसमें जो भी हम नगद की बिक्री करते हैं उस पर जो टैक्स बनता है हम गवर्नमेंट को पेड कर देते हैं। इस पर जो टैक्स बनता है वह जो भी प्रॉफिट लेके हम बेचते हैं उसमें का जो शेयर बचता है उसको हम पेड कर देते हैं और उसके बाद से जो बचता है यह नीचे के जो व्यापारी हमारा टैक्स इनवॉइस लेकर गए हैं वह लोग पेड करते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए सेल्स को प्राइमरी ग्रुप के तहत रखा। ठीक है बेटा, उसके बाद से हमारा होता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है बेटा हम लोगों का, यह भी हमारी प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, तो हम सामान खरीद के लाते हैं तो इसकी एंट्री हम परचेज ग्रुप के तहत मारते हैं, यानी परचेज का भी हम लेजर बनाते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 दिखाया उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लेजर को हम क्रिएट करते हैं कि हम नॉन टैक्सेबल परचेज किए हैं कि टैक्सेबल अमाउंट के साथ परचेज किए हैं। अगर टैक्सेबल अमाउंट के साथ परचेज है, टैक्स इनवॉइस का परचेज है तो हम यहाँ पर टैक्स इनवॉइस का हम परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज अकाउंट के तहत होता है। अगर सिंपल में अगर हम परचेज करते हैं तो अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है सिंपल में परचेज करते हैं केवल एक परचेज का लेजर बनाते हैं, उसके बाद से परचेज अकाउंट के तहत हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अब हमारी इसमें आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइमरी ग्रुप में हमारी आ जाती है डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो भी हमारे खर्चे हैं कौन से, डायरेक्ट, यानी जो भी तत्काल में हम पेड पैसा करते हैं खर्चे के रूप में, जैसे मजदूरी हुआ, भाड़ा हुआ, इस प्रकार के अगर हम लेजर बनाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के तहत रखते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, जिस प्रकार से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसी तरह से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। ठीक है बेटा, यह कौन से खर्चे हैं जो हम तत्काल खर्चे नहीं करते हैं, 15 दिन पे खर्चा करते हैं, 1 महीने पे खर्चा करते हैं, जैसे हमारा रूम रेंट हुआ। ठीक है बेटा, उसके बाद से बिजली का बिल हुआ, टेलीफोन का बिल हुआ, इस प्रकार के खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत रखते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये हमारे खर्चे हो गए ना। इसी प्रकार से हमारा जो होता है एक डायरेक्ट इनकम होता है, डायरेक्ट